कैपिटल टीवी के खास शो राहुल का अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी पहली बार वायनाड 2 दिवसीय दौरे के लिए गए, लेकिन इसी बीच कई राज्यों में कांग्रेस का खेल खराब हो गया। पहले मध्य प्रदेश के 41 जिलों में बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता कमलनाथ के खिलाफ 400 BC के आरोपों के तहत FIR दर्ज हो गई। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला के बोल ऐसे बिगड़े कि कांग्रेस की सारी मेहनत पर पानी फेरते हुए उन्होंने भाजपा समर्थकों और वोटर्स को राक्षस बता दिया, जिससे पार्टी की परेशानी बढ़ गई है। अब कांग्रेस पर आई इस आफत से विपक्षी गठबंधन में तो बवाल मचा ही है, लेकिन इसी पर 4 चांद भी लग गए, क्योंकि इन हालातों के बीच कई राज्यों में पार्टी में गुटबाजी तेज होते हुए नेताओं ने विद्रोह शुरू कर दिया। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, यहाँ राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर निकले, कांग्रेस की नैया पार लगाने की कोशिश की जा रही है। उसी बीच रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा बयान दे दिया। देखिए, ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये बयान है कांग्रेस की हरियाणा में गुटबाजी। ये रणदीप सुरजेवाला ने जो बोला है हिंदुओं के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के खिलाफ राक्षस जो बोला है, ये इस बात की ओर संकेत देता है कि रणदीप सुरजेवाला अब हरियाणा की पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ये हुआ क्या है इस बीच, क्योंकि हरियाणा में नूह में हिंसा हुई, उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटी तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है क्योंकि उनकी सरकार है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है। तो कांग्रेस को लगा कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट से तो काम चलेगा नहीं, लेकिन मुसलमानों को लुभाना भी जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ हरियाणा का मामला नहीं है, पूरे देश में मुसलमान इस पर नजर रखे हुए हैं कि यहां पर कांग्रेस कैसे मुस्लिमों का सपोर्ट करती है, मेवात के मुस्लिमों के साथ खड़ी रहती है। अब इस बीच 2 गुट वहां पर एक्टिव हो गए थे। एक गुट जो पुराना है, जो कांग्रेस के हरियाणा यूनिट पर लगभग कब्जा कर चुका है, वो है हुड्डा का गुट। दीपेंद्र सिंह हुड्डा निकले, कुछ किसानों से मिले, कुछ वर्कर्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग की, कुछ बैठकों में उन्होंने रैलियों में कुछ बातचीत की, बयान दिए, मेवात पर बयान दिया और प्रदेश की यात्रा पर निकले। एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं और वो हरियाणा में कांग्रेस के लिए एक नया तरीका डेवलप कर रहे हैं कि आगे वो सीएम का उम्मीदवार बने। जबकि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुजुर्ग हो चुके हैं, वो भी चाहते हैं कि अपने बेटे को अपने संन्यास लेने से पहले सेट कर दें। और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने पिछले दिनों सोनिया गांधी के साथ नजदीकियां बढ़ाई। G23 के नेताओं को साथ लाने की कोशिश में सोनिया के दरबार में बार बार हाजिरी दी। और जब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया सूरजभान को, जो कि उनके ही व्यक्ति हैं, उनके गुट के आते हैं, और इसलिए उनको वहां का अध्यक्ष बना दिया। अब हरियाणा कांग्रेस के अंदर स्पष्ट तरीके से 2 गुट बच गए हैं। एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बीच प्रचार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ इन लोगों को लगा, सुरजेवाला गुट को लगा कि हम लोगों को भी इकट्ठा होना चाहिए, अगर नहीं होंगे तो हमें हरियाणा से बाहर फेंक दिया जाएगा। कोशिश तो यही है, क्योंकि उनके खिलाफ जो भी थे, कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ भेज दी गई है, रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक के ये प्रभारी थे, अभी केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया है। किरण चौधरी, उनको भी हरियाणा की राजनीति में ज्यादा एक्टिव नहीं रहने दिया गया। सूरजभान, जो कि हुड्डा परिवार के करीबी हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके बाद विधायक दल का नेता कौन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया है, अब उससे कांग्रेस की तो जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ गई, लेकिन पार्टी की ओर से अब तक इस बयान की कोई निंदा भी नहीं की गई। ये निंदा होगी भी नहीं, क्योंकि वहां गुटबाजी जिस तरीके से चल रही है, उसमें इन हुड्डा परिवार और सुरजेवाला के बीच, जो दोनों के बीच ऐसे रस्साकसी चल रही है, उसमें कांग्रेस फंसी हुई है। अगर सुरजेवाला का विरोध करेंगे तो सुरजेवाला भी उसका विरोध करेंगे, जो विरोध करने वाले हैं। ये खुद पार्टी प्रवक्ता रहे हैं, बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के आजकल करीबी बताए जा रहे हैं, लेकिन उनको
दिक्कत इसी बात से है कि ये लोग जो हुड्डा परिवार को सपोर्ट करते हैं, यानी गांधी परिवार, उससे इनको दिक्कत है। और इसलिए जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोशिश करनी शुरू की, अपने प्रोटेस्ट के लिए ऑर्गेनाइज किया, तो इन लोगों ने क्या किया, 3 लोगों का गुट बनाया। कुमारी शैलजा थी, किरण चौधरी थी और उसके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला थे। इन लोगों ने जन आक्रोश रैली ऑर्गेनाइज किया और उसी में ये भाषणबाजी की गई, बयानबाजी की गई, ये दिखाया गया कि हम ज्यादा आक्रामक हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने से। उससे कुछ दिन पहले भी यही हुआ था, जब हरियाणा के कांग्रेस कमेटी की, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी और पीसीसी की बैठक में रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुलाया नहीं गया, वो गए नहीं। सवाल उठा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रदेश के सारे बड़े नेताओं को बुलाया जाना चाहिए। कुमारी शैलजा भी हैं, चौधरी भी हैं, सुरजेवाला भी हैं, इन लोगों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की राजनीति अब उस मोड़ पर है कि अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं और विधानसभा चुनाव भी हैं। तो इसलिए रणनीति सबको मिल बैठकर बनानी चाहिए, लेकिन सुरजेवाला को बुलाया नहीं गया और इसलिए ये गुस्से में थे। बाद में सीएलपी की बैठक भी होनी है 16 अगस्त को, जो विधायक दल की बैठक होनी है वहां पर हरियाणा के अंदर कांग्रेस की, लेकिन उसमें भी ये लोग नहीं जाएंगे। तो गुटबाजी तेज हो चुकी है, कभी भी विस्फोटक स्थिति हो सकती है। जी, अगर गुटबाजी की बात की जाए तो एक राज्य नहीं, कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी हो रही है, जिससे विद्रोह बढ़ता जा रहा है। जो लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन हालातों से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति अपना सकती है? कांग्रेस पार्टी के पास एक ही रणनीति है और वह है राहुल गांधी मीटिंग करके दिखाने की कोशिश करते हैं। हरियाणा के नेताओं से मीटिंग होने वाली है, राजस्थान में जहां विद्रोह चल रहा है वहां के नेताओं से मीटिंग होने वाली है, और पिछले दिनों एक और प्रदेश है जहां के नेताओं से बैठक हुई और वो है कर्नाटक। क्योंकि कर्नाटक पर राहुल गांधी का फोकस इसलिए है, अभी चुनाव जीते हैं और उसी चुनाव जीतने की क्रेडिट लेकर राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं कि हमने कर्नाटक का चुनाव जितवा दिया तो 2024 का चुनाव भी हम जिता सकते हैं। और कर्नाटक में हो क्या रहा है, 2 महीने से ज्यादा कुछ समय हुआ है सरकार बने हुए, लेकिन इस बीच इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं और जो विद्रोह चल रहा है कर्नाटक कांग्रेस के अंदर, उसी को लेकर राहुल गांधी यहां पर दिल्ली में बैठक बुलाए, कर्नाटक के नेताओं से बातचीत की, फिर उसके मंत्रियों से बातचीत की, लेकिन हुआ क्या, वहां जाते ही व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। विधायक अभी विद्रोह में हैं और साथ ही एक बड़ा आरोप लगा है करप्शन का। राहुल गांधी ने ही कहा था कि 40% कमीशन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन यह 40% कमीशन की सरकार अब कांग्रेस की हो गई। अब यहां पर आरोप किसके ऊपर लगा है, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने आरोप लगाया था केएस ईश्वरप्पा के ऊपर, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे और रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय उनके पास थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो जो आरोप लगाने वाला था उसने भी सुसाइड कर लिया था। बाद में उसकी पत्नी ने आरोप लगाया, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर का आरोप था वो। अब किसका आरोप लग रहा है, अब जो आरोप लगाया है वो बीबीएमपी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन यानी बृहत बेंगलुरु डेवलपमेंट काउंसिल जो है और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका जो है उसका कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, उसने एक आरोप लगाया है कि इन लोगों का पैसा अटका पड़ा है। करीब 710 करोड़ रुपए की पेंडिंग बिल है। अब 710 करोड़ रुपया जो पेंडिंग पड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर्स का, उसको डीके शिव कुमार ने क्या कहा, पहले तो कहा कि हम इसको रिलीज करेंगे, फिर कहा कि ये सारे काम जो है आप लोगों के उसको फिर से उसकी समीक्षा की जाएगी। तो इन लोगों ने राज्यपाल के पास, थावरचंद गहलोत के पास इन लोगों ने एक शिकायत दी और इस एसोसिएशन के सारे लोगों ने कहा कि हमसे 10 से 15% का कमीशन मांगा जा रहा है। ये कमीशन कम था, इससे भी ज्यादा की मांग की जा रही है, लेकिन 10 से 15% की आरोप इन लोगों ने लगाया। अब उसके बाद डीके शिव कुमार बैकफुट पर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर आरोप साबित होता है हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन आरोप साबित कैसे होगा, सरकार आपकी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपकी। अब तो आरोप पर आपको बताना चाहिए कि यही आरोप आपने जो कांग्रेस के समय में यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो चुनाव के समय में एक आरोप के आधार पर
40% कमीशन वाली सरकार भाजपा की सरकार को बता दिया। अब आपके ऊपर आरोप लग रहा है। दूसरी तरफ जो कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, उसने भी एक चेतावनी जारी की है कि हमारा 25,000 करोड़ रुपए का बिल करीब करीब है जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है और 31 अगस्त तक का समय दिया है। अगर आप लोगों ने हमारे पेंडिंग बिल क्लियर नहीं किए तो फिर आपके खिलाफ हम सड़क पर उतरेंगे और वो सबूत देंगे जिसके बाद सरकार नहीं बच पाएगी, क्योंकि इन्हीं लोगों के पैसे से इन लोगों ने कर्नाटक में चुनाव लड़े हैं। अब स्थितियां ये हो गई है कि कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर एक तरफ है, विधायक एक तरफ हैं और मंत्री एक तरफ हैं। राहुल गांधी ये प्रण ले रहे हैं कि सारे जो योजनाएं हैं, जितनी योजनाएं हमने लागू करवाई थी फ्री की 5 योजनाएं, उन सारे योजनाओं के लिए पैसे दो। उसके लिए तकरीबन 51,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब जिस कर्नाटक सरकार के ऊपर 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है, जिस कर्नाटक सरकार के ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो हर वोटर के जिम में 1,03,000 रुपया आता है, तो वहां पर 51,000 करोड़ रुपए की योजना और 25,000 करोड़ रुपए का पेंडिंग बिल, ये सब ऐसे उलझ चुका है कि विधायक विद्रोह कर रहे हैं। कभी भी कर्नाटक में विस्फोटक स्थिति आ सकती है। सीएम और डिप्टी सीएम के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं कि ईडी के हवाले अगर गया तो इन लोगों की गिरफ्तारी तक हो सकती है। जी, नेताओं के विद्रोह से कांग्रेस की परेशानी तो बड़ी ही है, लेकिन एक बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनावों के लिए राहुल गांधी को पीएम फेस प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी के नाम पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। संसद में उनकी एंट्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ अगर प्रियंका गांधी खड़ी होंगी पीएम चुनाव में तो वो मोदी को हरा सकती हैं। देखिए, ये तो कांग्रेस की अंदरूनी कलह वाली राजनीति है सेंट्रल लेवल पर, क्योंकि 2 गुट कांग्रेस के अंदर उस समय से बना जब प्रियंका गांधी की एंट्री हुई राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में। 2019 के आसपास से प्रियंका गांधी को प्रमोट करने की कोशिश किया गया और राहुल गांधी उन्हें बैक करते रहे, यानी कि पीछे ढकेलने की कोशिश करते रहे। पहले यूपी तक सीमित करके रखा, यूपी से बाहर आपको पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे। पूरे समय में प्रियंका गांधी लखनऊ और इसके आसपास की राजनीति करती रही, उत्तर प्रदेश की राजनीति करती रही। लेकिन जब इन्होंने अपने तरीके से अपना गुट बनाया तो फिर आगे बढ़ा और फिर स्थिति ये हो गई है कि अब पीएम मोदी के सामने प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है। मतलब पीएम के खिलाफ पीएम का कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है। अब हाईलाइट इतना करने की कोशिश की जा रही है कि पीएम का उम्मीदवार कांग्रेस से प्रियंका गांधी को बनाया जाए। राहुल गांधी तो अब थक चुके हैं। 14, 19, अब क्या 24 में उन्हीं को रिपीट करना जरूरी है? कोई नया चेहरा नहीं होना चाहिए? तो कांग्रेस ऐसे एक आग के ढेर पर है जो राहुल गांधी कहते हैं पूरे देश में किरोसिन छिड़क दिया गया है, एक चिंगारी की जरूरत होती है। कांग्रेस उसी किरोसिन के ढेर पर है, एक चिंगारी की जरूरत है। विस्फोटक स्थिति होगी और कई प्रदेशों में और सेंट्रल लीडरशिप के स्तर पर कांग्रेस टूटने वाली है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की नैया किनारे पहुंचेगी भी या फिर बीच में ही डूब जाएगी, ये बड़ा सवाल इन दिनों पार्टी के बिगड़े हालातों के बाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी 2024 में पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी की संसद में एंट्री की तैयारियां तेज हो गई हैं। देश भर में पैदल घूमकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने घुटनों की बलि चढ़ाकर राहुल गांधी कुछ हद तक कांग्रेस की खोई हुई साख वापस लाए थे, लेकिन उसे सुरजेवाला के एक बयान से कांग्रेस फिर से खोती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे के लिए वायनाड गए तो पीछे से कांग्रेस में बवाल हो गया है, जिससे निपटने के लिए अब राहुल क्या कुछ करते हैं वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल का अग्निपथ में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।